स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। हम अभी महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी और संभाजी की कंट्रोवर्सी से बाहर निकले भी नहीं थे कि एक नई कंट्रोवर्सी राणा सांगा को लेकर हो गई है। अब सवाल है कि राणा सांगा की कंट्रोवर्सी क्या है, वो कौन थे और उसके मुकाबले यानी कि उसके बहाने जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी किस पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहते हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे राणा सांगा की। पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने इस विवाद को जन्म दिया। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि मुसलमानों के ऊपर बार बार कहा जाता है कि वो बाबर की औलाद हैं, तो फिर हिंदू क्या हैं? क्या हिंदू जो गद्दार राणा सांगा की औलाद नहीं है? क्योंकि बाबर को जो निमंत्रण दिया गया था, बाबर को जो हिंदुस्तान बुलाया, जो मुगल साम्राज्य की जिसने स्थापना की, वो हिंदू राजा राणा सांगा थे और वो गद्दार थे। राज्यसभा में इस बयान के बाद मानो एक तरह से कहर टूट पड़ा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर करनी सेना, हिंदू महासभा और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर एक तरह से प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई। उनके पुतले जलाए जाने लगे और पिछले इस बुधवार को जो रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो आगरा में रहते हैं, उनके घर पे करनी सेना के लोग पहुंच गए, धूम धड़ाके के साथ एक तरह से उनके घर पे आक्रमण किया और जिस तरह से उनके घर पे ढेर सारा बवाल हुआ। और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यानी कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेता शिवपाल यादव और फिर राम गोपाल यादव को रामजी लाल सुमन के घर पे भेजा एकता का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि दलित सांसद के घर पर आक्रमण हुआ था। अब सवाल है कि ये जो कंट्रोवर्सी है कि जो रामजी लाल सुमन ने जो शुरुआत की कि राणा सांगा एक तरह से हिंदू राजा होते हुए भी वो गद्दार थे और उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाता है। बाद में ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि राज्यसभा से उनके उस स्टेटमेंट को एक्सपंज करना पड़ा और तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने मांग की कि उन्हें एक तरह से अनकंडीशनल अपॉलजी यानी कि क्षमा मांगनी चाहिए देश के नेशनल हीरो राणा सांगा को अपमानित करने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था? इस पे जो इतिहासकारों की जो राय है वो अलग अलग है। सिर्फ बाबरनामा में, जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से राणा सांगा ने एक अपने इनवॉय को यानी एक दूत को भेजा था, क्योंकि इब्राहिम लोदी से लोग परेशान थे और उसके जो क्रेटिक जो रूल था उससे लड़ने के लिए बाबर को आमंत्रित करने के लिए एक दूत को राणा सांगा ने भेजा था। राणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादा थे, जो मेवाड़ साम्राज्य के राजा थे 15वीं शताब्दी में, वहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन कई सारे जो दूसरे हिस्टोरियन हैं वो उस बाबरनामा की में जो लिखी हुई बातें हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते। जैसे यदुनाथ सरकार जो कि एक नोटेड हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब मिलिट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि बाबर की जो नज़र थी, चूँकि बाबर अपने उस अफ़गानिस्तान में जहाँ पे उसका साम्राज्य था, वहाँ पे जो स्थितियाँ थी उससे परेशान था और भारत में जिस तरह से संपदा थी, अकूत धन दौलत था, उसको कहीं न कहीं वो टैप करना चाहता था, इसीलिए उसने भारत पे आक्रमण किया। और इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है कि उसने 4 बार आक्रमण किया या 5 बार आक्रमण किया, लेकिन यदुनाथ सरकार अपनी किताब मिलिट्री ऑफ इंडिया में ये कहते हैं कि वो अपने सर्कमस्टांसेस और भारत की अकूत संपदा को लूटने के लिए उसने भारत पे आक्रमण किया था। उसी तरह से एक दूसरे इतिहासकार सतीश चंद्र मिडिएवल इंडिया अपनी किताब में लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी में पंजाब के एक सूबेदार ने इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था और उसमें राणा सांगा ने भी एक दूत भेजा था बाबर के पास में भारत आने के लिए। तो एक तरह से कई तरह इसमें जो हिस्टोरियन हैं जो उनमें मतभेद है कि बाबर भारत क्यों आया था और उसे किसे आमंत्रित किया था, खुद अपनी पहल पे आया था, भारत की संपदा को लूटने के लिए आया था ये, या फिर भारत के जो उस समय के राजा थे उन्होंने उसे इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए भारत आमंत्रित किया था। लेकिन इतिहास के जो पन्ने हैं
वो आज की तारीख में उसका जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है और उसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड है, उसको लूटने के लिए पार्टियां एक तरह से इस कंट्रोवर्सी के बाद मैदान में आ गई। वो करनी सेना के बहाने या फिर बीजेपी के तमाम नेताओं के राजस्थान से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के नेता एक के बाद एक उन्होंने ये मांग की कि रामजी लाल सुमन को माफी मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य के इतने बड़े राजा महाराणा प्रताप के दादा के, जो भारत के एक नेशनल आइकन हैं, उन्हें डिस्पेक्ट किया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया। चूंकि आप देखें कि जो मेवाड़ साम्राज्य था वो आज की तारीख में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश उस जमाने में हुआ करता था। और चूंकि राजपूत जो कम्युनिटी है जो अपनी वीरता के लिए जानी जाती है, राजस्थान में 6% जो जनसंख्या है वो राजपूतों की है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश, जहां पर इस समय बीजेपी का शासन है, वहां पर भी राजपूत जो कंस्टिट्यूंसी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस राजपूत समुदाय से आते हैं, वहां भी 5 से 6% राजपूतों की जनसंख्या है। तो इसलिए राजपूत जो नेता हैं या फिर बीजेपी की जो राजपूत कंस्टिट्यूंसी है, वो एक तरह से उन्होंने ये मौका देखा कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन का जो बयान था वो राजपूत साम्राज्य के एक बड़े नेता के, बड़े एक राजा के खिलाफ था, तो इसलिए राजपूत कम्युनिटी के इमोशन को कंसोलिडेट करने का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। और इसलिए तमाम बीजेपी के नेता, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर महिमा कुमारी हो या फिर बीजेपी के पुराने स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान के, उसी तरह से तमाम अलग अलग राज्यों में नेताओं ने एक के बाद एक रामजी लाल सुमन पर अटैक किया। समाजवादी पार्टी, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी सफलता पाई थी, जो उनकी सीटें बढ़कर, लोकसभा की सीटें बढ़कर 37 हो गई, उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज था वो था बैकवर्ड कम्युनिटी, दलितों का एकत्रीकरण होना, कंसोलिडेशन होना समाजवादी पार्टी के लिए, और जिसके कारण बीजेपी की जो लोकसभा की सीटें थी वो 62 से घटकर 33 पे आ गई। समाजवादी पार्टी को लगा चूंकि एक दलित एमपी का ये बयान है और उसके बाद जब करनी सेना ने उनके घर पे आक्रमण किया तो एक दलित आइडेंटिटी का इशू है, जिसके कारण वो जो पुरानी उनकी जो लोकसभा में जो सफलता मिली थी उसके जरिए वो दलितों के इमोशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने उस दलित आइडेंटिटी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से पूरी एकजुटता दिखाई रामजी लाल सुमन के साथ में खड़े होने पर। बीजेपी अपनी राजपूत आइडेंटिटी को कंसोलिडेट कर रही थी, समाजवादी पार्टी अपनी दलितों की आइडेंटिटी को कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन इन सब में एक और इशू था। वो मुद्दा क्या था कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो लोकसभा यूपी में, खास करके वेस्टर्न यूपी में जो हार का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप देखिए मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट, नगीना की सीट, ये सारी सीटें जो बीजेपी हारी, सहारनपुर की सीट, वो बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वेस्टर्न यूपी में राजपूत जो है एक सिग्निफिकेंट संख्या है। और उस दौरान में संगीत सोम ने ये आरोप लगाया था कि राजपूतों को बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में किनारे किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के रहने के बावजूद। तो राजपूत जो आइडेंटिटी थी, राजपूत बीजेपी से नाराज थे और इसलिए वेस्टर्न यूपी में राजपूतों ने पूरी एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट नहीं किया, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। अब समाजवादी पार्टी के सामने समस्या है कि वो अपनी दलित कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करे या फिर राजपूत कंस्टिट्यूंसी को भी नाराज न करे, क्योंकि राजपूत कंस्टिट्यूंसी ने लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट किया, समाजवादी पार्टी को उसका फायदा मिला। तो अगर समाजवादी पार्टी इस इशू को ज़्यादा पीडीए नैरेटिव को आगे बढ़ाती है तो राजपूत कहीं ना कहीं नाराज होगा। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन बीजेपी का जो डिविडेंड है वो राजपूत कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने में है, क्योंकि हमारा जो राणा सांगत है उस कम्युनिटी से आते हैं और चूंकि राजपूतों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, तो इस कंट्रोवर्सी ने बीजेपी को एक मौका दे दिया अपनी उस राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए। तो इन दोनों की पॉलिटिक्स के बीच में कुल मिलाकर राणा सांगा की जो कंट्रोवर्सी है वो बीजेपी के नेशनलिज्म, जो नेशनल प्राइड की जो कोर कंस्टिट्यूंसी है उन दोनों को भी एड्रेस करती है। राजपूत कंस्टिट्यूंसी को तो एड्रेस करती ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके जरिए अपनी दलित कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहती है। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।